हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे। रिलेटिव मोशन में सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन, कि किस तरह के मोशन को रिलेटिव मोशन बोला जाता है। ठीक, फिर रिलेटिव मोशन का एक छोटा सा थ्योरी भी पढ़ेंगे और लास्ट में एक अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बहुत यूज आएगा। और जब इसका थ्योरी पढ़ेंगे तो थ्योरी पे एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन, कि रिलेटिव कॉन्सेप्ट कैसी मोशन में, किस तरह के मोशन में यूज आएगा। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि रिलेटिव कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ यूज होगा, किस जगह पे रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये ग्राउंड है और ग्राउंड पे तीन आदमी खड़ा है, एक ए, एक बी और एक सी। यहाँ पे मान लेते हैं कि ए का हाइट 5 फीट है और इस बी का हाइट 6 फीट है और इस सी का हाइट 7 फीट है। ठीक, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इन तीनों आदमी का हाइट पता है, लेकिन यहीं पे अगर ऐसा पूछ दिया जाए कि ए के रिस्पेक्ट में बी का हाइट क्या है, ए के रिस्पेक्ट में बी का हाइट कितना होगा, अगर ऐसा पूछ दिया जाए कि हाइट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, WRT का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक, अगर b का हाइट a के रिस्पेक्ट में पूछ दें तो क्या करेंगे, तो इस b के हाइट में से a का हाइट घटा के बता देंगे। तो ये आएगा हाइट ऑफ b माइनस हाइट ऑफ a इक्वल टू 6 माइनस 5 यानी कि 1 फीट। तो इस b का हाइट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 6 फीट है, लेकिन a के रिस्पेक्ट में 1 फीट है। और यहीं पे अगर पूछ दिया जाए कि हाइट ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू c, कि c के रिस्पेक्ट में b का हाइट क्या होगा, तो फिर से यही चीज b के हाइट में से अब की बार c का हाइट कट करेंगे, तो हाइट ऑफ b माइनस हाइट ऑफ c, तो ये आएगा 6 माइनस 7 माइनस 1 फीट। तो इस b का हाइट a के रिस्पेक्ट में प्लस 1 फीट आया है, यानी कि b का हाइट a के रिस्पेक्ट में 1 फीट ज्यादा है। और यहीं पे b का हाइट c के रिस्पेक्ट में माइनस 1 फीट आया है। तो ये बता रहा है कि b का हाइट c के रिस्पेक्ट में 1 फीट कम है। यहाँ पे ये माइनस साइन कम है, इस चीज को इंडिकेट कर रहा है। ठीक, तो इस b का हाइट a के रिस्पेक्ट में 1 फीट ज्यादा है और c के रिस्पेक्ट में 1 फीट कम है। तो यहाँ से ये चीज भी देखने को मिला कि अगर जिसका हाइट पूछा जाए उसका हाइट लेंगे और फिर उसमें से माइनस कर देंगे, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसके हाइट को माइनस कर देंगे। ठीक, तो a के रिस्पेक्ट में b का हाइट 1 फीट ज्यादा है और c के रिस्पेक्ट में इस b का हाइट 1 फीट कम है। यहीं पे अब वेलोसिटी वाला एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये कोई रोड है, इस पे एक गाड़ी यहाँ पे है, एक कार यहाँ पे है, इसका नाम है B, और एक कार यहाँ पे है, इसका नाम है A। और ये B कार इस डायरेक्शन में
5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से जा रहा है और ये ए कार इसी डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से चल रहा है। तो ये है वेलोसिटी ऑफ बी और ये है वेलोसिटी ऑफ ए। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों कार का वेलोसिटी यहाँ पे पता है, लेकिन इसी में अगर एक कार के रिस्पेक्ट में दूसरी कार का वेलोसिटी पूछ दे तो क्या करेंगे? तो जिस कार का वेलोसिटी पूछेगा उस कार के वेलोसिटी में से जिस कार के रिस्पेक्ट में पूछेगा उस कार का वेलोसिटी घटा देंगे। तो यहाँ पे अगर पूछ दिया जाए कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो बी का वेलोसिटी पूछा जा रहा है, तो बी के वेलोसिटी में से ए के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो ए के वेलोसिटी को घटा देंगे, तो ये आएगा वेलोसिटी ऑफ ए। तो यहाँ से ये आएगा वेलोसिटी ऑफ बी 5 माइनस वेलोसिटी ऑफ ए 10, तो ये आएगा -5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये बी कार ए के रिस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से उल्टे डायरेक्शन यानी कि इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये बी कार इस डायरेक्शन में चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और इस ए कार के रिस्पेक्ट में यही बी कार 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से चल रहा है इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन इसकी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, इस डायरेक्शन को नेगेटिव साइन के साथ आ गया है। इसका मतलब ए का ड्राइवर देखेगा कि ये बी कार ए के तरफ आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। ठीक, यहीं पे आप उल्टा भी कर सकते हैं, इसको अगर 10 ले लें और इसको 5 ले लें तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 10 - 5 +5 हो जाएगा ये। तो अब इस बी कार का वेलोसिटी ए कार के रिस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकेंड है पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में। इस बी कार का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन ए कार के रिस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। तो ऐसी ऐसी जगह पे रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ रहा है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर दो पार्टिकल मूव कर रहा है, मोशन में है, और उन्हीं दोनों में से किसी एक पार्टिकल पे बैठ के दूसरी पार्टिकल को देखेंगे, दूसरी पार्टिकल के वेलोसिटी, एक्सीलरेशन या डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना चाहेंगे, तो वहां पे रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दो पार्टिकल मोशन में है, उन्हीं दोनों पार्टिकल में से एक पार्टिकल पे बैठ के दूसरी पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऐसी ऐसी जगह पे रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। और यहाँ से एक चीज और भी समझ में आ रहा है कि अगर दो पार्टिकल मोशन में है और उन्हीं दोनों में से किसी एक पे बैठ के दूसरी पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान लीजिए दूसरी पार्टिकल के वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो दूसरी पार्टिकल का वेलोसिटी होगा, उस वेलोसिटी में से पहली पार्टिकल का वेलोसिटी जिस पे बैठे हैं उसकी वेलोसिटी को घटाना पड़ेगा। तो पहली पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरी पार्टिकल का वेलोसिटी आ जाएगा। वही तो यहाँ पे किए हैं, ए के रिस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी मेजर करने के लिए बी के वेलोसिटी में से ए के वेलोसिटी को घटा दिए हैं, तो ये आया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, आइए अब इसी चीज को थ्योरी से समझते हैं। एक छोटा सा थ्योरी है वो पढ़ लेते हैं, फिर इस पे 1-2 क्वेश्चन भी करेंगे। थ्योरी, मान लीजिए कि एक फ्रेम रेस्ट पे है, ये एक रेफरेंस फ्रेम है, ये रेस्ट पे है, इसको ग्राउंड फ्रेम बोल देते हैं।
जो रेस्ट पे है, ग्राउंड फ्रेम, जी से इसको डिनोट करते हैं इस फ्रेम को, और एक फ्रेम मूव कर रहा है, मोशन में है, इसका नाम मान लेते हैं एस प्राइम है। और यहाँ पे इधर कोई पार्टिकल है पी, तो इस पी पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट इस रेस्ट फ्रेम से, ग्राउंड फ्रेम से मान लेते हैं एक्स है, ये होगा एक्स कोऑर्डिनेट पी पॉइंट का ग्राउंड फ्रेम से, और मूविंग फ्रेम से इस पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स प्राइम है, और दोनों फ्रेम से इस पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट इक्वल आएगा, क्योंकि ये फ्रेम इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, y डायरेक्शन में कोई मोशन है ही नहीं इस फ्रेम का, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में। तो इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट ग्राउंड फ्रेम से x, y, और इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मूविंग फ्रेम से x प्राइम, y। ठीक, और मान लेते हैं कि ये फ्रेम इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव x डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। ठीक, तो ये फ्रेम इधर से मूव करता हुआ गया होगा, तो किसी न किसी टाइम पे दोनों फ्रेम का ओरिजिन कोइंसाइड किया होगा, एक ही पॉइंट पे आ गया होगा, क्योंकि ये फ्रेम इधर से मूव करता हुआ गया है, तो दोनों फ्रेम का ओरिजिन किसी टाइम पे कोइंसाइड किया होगा। तो मान लेते हैं कि t बराबर 0 पे दोनों फ्रेम का ओरिजिन कोइंसाइड किया, तो t टाइम के बाद ये फ्रेम इस फ्रेम से कितना दूर आगे चला जाएगा, तो v वेलोसिटी से जा रहा है, तो t टाइम में v इंटू टी इतना दूर आगे जाएगा। ठीक है, अब यहां से x प्राइम और इस vt में एक रिलेशन लिख सकते हैं। देखिए, ये डिस्टेंस x प्राइम है यहां से यहां तक, और यहां से लेके यहां तक ये पूरा x है, यहां से यहां तक पूरा x है, और यहां से यहां तक x प्राइम है, और ये भी हम देख रहे हैं कि यहां से यहां तक vt है, तो यहां से x प्राइम इक्वल टू लिखा जा सकता है x माइनस vt। इस x में से अगर इस vt को कट कर दें तो ये x प्राइम ही बचेगा, तो x प्राइम इक्वल टू लिखा जा सकता है x माइनस vt। ठीक, यहाँ पे ये मूविंग फ्रेम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, पर समझने के लिए हम लोग यहाँ पे इस फ्रेम को इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कराए हैं। ठीक, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, ये वेक्टर है, इसके ऊपर वेक्टर साइन लगाएंगे। तो ये है x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मूविंग फ्रेम, और ये है x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, और ये है वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। ठीक, अब इस इक्वेशन को अगर दोनों तरफ टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन बोथ साइड, तो मिलेगा dx प्राइम बाई dt इक्वल टू dx बाई dt माइनस
ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी इस फ्रेम का है जो इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, तो ये आएगा v dt बाई dt। ठीक, तो यहां पर इस चीज को गौर से देखिए, dx बाई dt तो वेलोसिटी होता है और ये है चेंज, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन फ्रॉम मूविंग फ्रेम, एस प्राइम फ्रेम से रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन है पार्टिकल का ये। तो ये हो जाएगा पार्टिकल का वेलोसिटी फ्रॉम मूविंग फ्रेम इक्वल टू, ये है रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम माइनस, ये है वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम जो कांस्टेंट है, और यहाँ पे dt से dt कट जाएगा। तो ये आया वेलोसिटी वेक्टर का फॉर्मूला। ये इसको अगर एक बार और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो पार्टिकल का एक्सीलरेशन मिलेगा। तो यहाँ पे कर देते हैं, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो पार्टिकल का एक्सीलरेशन मिलेगा मूविंग फ्रेम से, तो इस पे प्राइम लगा देते हैं इक्वल टू, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यह है वेलोसिटी फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, तो यहाँ पे मिलेगा एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम माइनस, ये है मूविंग फ्रेम का वेलोसिटी जो कांस्टेंट है, तो ये टर्म कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इसको लिखा जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मूविंग फ्रेम इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट फ्रेम। ये इन दोनों को ध्यान से देखिए, अगर किसी पार्टिकल को रेस्ट फ्रेम से देख रहे हैं और फिर उसी पार्टिकल को मूविंग फ्रेम से देख रहे हैं तो दोनों फ्रेम से देखने पे उस पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग आएगा। वही तो ये इक्वेशन बता रहा है, ये है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग फ्रेम से देखने पे और ये है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रेस्ट फ्रेम से देखने पे, और ये है वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू रेस्ट फ्रेम या ग्राउंड फ्रेम। ठीक, लेकिन उसी पार्टिकल का एक्सीलरेशन, उसी पार्टिकल का एक्सीलरेशन रेस्ट फ्रेम से देखिए और मूविंग फ्रेम से देखिए तो दोनों फ्रेम से इक्वल आएगा। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि मूविंग फ्रेम का वेलोसिटी रेस्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि ये कांस्टेंट होगा तभी तो ये टर्म 0 आएगा यहाँ पे, और ये 0 आएगा तो एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग फ्रेम से और ये है एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल रेस्ट फ्रेम से, ये दोनों बराबर आ जाएगा। तो अगर फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उस फ्रेम से किसी पार्टिकल को देख रहे हैं तो उस पार्टिकल का एक्सीलरेशन मूविंग फ्रेम से भी वही आएगा जो रेस्ट फ्रेम से उस पार्टिकल का एक्सीलरेशन होगा। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसका यूज एक बार फिर से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा और ठीक से लिखते हैं। कहीं पे अगर लिखा है VAB, इसका मतलब होता है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल A विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल B, इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, यानी कि B पार्टिकल पे बैठ के A पार्टिकल के वेलोसिटी को देखेंगे तो कितना आएगा, उसी चीज को ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं इसके फॉर्म में, इसको, इस भी को, इस भी को और इस भी को भी
कि ये है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग फ्रेम से, एस प्राइम फ्रेम से। तो इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एस प्राइम फ्रेम। जो यहाँ पे लिखा है उसके रिस्पेक्ट में और जो यहाँ पे लिखा है उसका वेलोसिटी, यही चीज कि बी के रिस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी, यहाँ पे एस प्राइम यानी कि मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में पार्टिकल का वेलोसिटी, यही तो है ये। और इसी तरह इसको लिखा जा सकता है, इसको वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ग्राउंड फ्रेम से माइनस वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम एस प्राइम फ्रेम का वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम से। ठीक, ये यहां पे ध्यान से देखिए तो ये दोनों वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम से है और ये वेलोसिटी पार्टिकल का मूविंग फ्रेम से है। यानी कि यहाँ पे लिखा है वी पी एस प्राइम, तो यहाँ है वी पी माइनस वी एस प्राइम, और दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक, इसको ऐसे देखिए, कहीं पे लिखा है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ए बी। यहाँ भी है पी एस प्राइम और यहाँ है वी पी माइनस वी एस प्राइम, और दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ये दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक, अगर कहीं पे सीधे ऐसे लिखा है वी ए, इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब होता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड लिखना जरूरी नहीं है, ये ग्राउंड नहीं भी लिखेंगे तब भी समझ जाना चाहिए कि ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही वेलोसिटी है। तो कहीं पे अगर वी ए बी लिखा है तो इसको सीधे ऐसे भी लिख दिया जाता है वी ए माइनस वी बी, कि यहाँ पे ये वेलोसिटी है ए पार्टिकल का बी के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे ये है वेलोसिटी ऑफ ए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और ये है वेलोसिटी ऑफ बी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और इसके ऊपर वेक्टर साइन लगा देंगे, ये वेक्टर है। ठीक, तो इस चीज को लिखने के इस तरीका को देखिए, क्योंकि ये लिखने का तरीका यहीं से हम लिखे हैं। इसको लिखने का ये तरीका है, अगर ए बी है ऐसे, इसका मतलब ए पार्टिकल का वेलोसिटी बी पार्टिकल के रिस्पेक्ट में, और इसी के बेसिस पे इस इक्वेशन को इस तरह से लिखे हैं। ठीक, तो इसको देखिए, सोचिए और समझिए। अब आइए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि एक लाइन पे दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहाँ ए और एक पार्टिकल यहाँ पे बी। ये ए पार्टिकल बी के डायरेक्शन में इधर मान लेते हैं कि 4 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से चलना शुरू किया, और उसी वक्त ये बी पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से चलना शुरू किया। यानी कि दोनों पार्टिकल, ये ए पार्टिकल बी पार्टिकल के तरफ चला और बी पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ चला। तो ए पार्टिकल पे बैठ के अगर बी पार्टिकल का वेलोसिटी देखें तो कितना दिखेगा, यही है क्वेश्चन। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों पार्टिकल का वेलोसिटी पता है, और पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये कितना होगा। तो इसको लिखने का तरीका अभी अभी देखे हैं हम लोग। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसको ऐसे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ऊपर वेक्टर साइन
यही पूछा गया है। ये बी पार्टिकल का वेलोसिटी ए पार्टिकल के रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो ये आएगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 3 है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 4 है, तो 3 माइनस 4 ये इक्वल टू -1 नहीं होगा। 3 और 4 वेक्टर तरीका से सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे सिंपल तरीका से 3 - 4 इक्वल टू -1, ऐसी गलती नहीं करेंगे, ये -1 नहीं होगा। 3 और 4 को वेक्टर तरीका से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और बी का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, और दोनों वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल 90 है। तो यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे वेक्टर तरीका से, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे √a² + b² - 2ab cos थीटा। तो a² करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, प्लस b² करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 आएगा, माइनस 2ab cos थीटा, और थीटा की जगह दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो 90 है, 90 डिग्री। तो ये cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो अंदर में बचेगा 9 + 16 25, और ये टर्म 0 हो जाएगा। ये इक्वल टू आएगा 5 मीटर/सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि ए पार्टिकल पे बैठ के अगर बी पार्टिकल को देखेंगे तो वेलोसिटी दिखेगा 5 मीटर/सेकेंड का। ठीक, और यहाँ पर 3 और 4 को वेक्टर तरीका से सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है कि 5 मीटर/सेकेंड किस डायरेक्शन में दिखेगा। तो डायरेक्शन भी यहीं से निकालेंगे। 3 - 4 वेक्टर का डायरेक्शन जिधर होगा उधर ही होगा ये 5 मीटर/सेकेंड। तो देखिए इस डायरेक्शन में है वेलोसिटी ऑफ ए 4 मीटर/सेकेंड, और इस डायरेक्शन में है वेलोसिटी ऑफ बी 3 मीटर/सेकेंड, और यहाँ पे डायरेक्शन निकालना है 3 - 4 का। तो इस डायरेक्शन में इधर कहीं पे आएगा 3 + 4, क्योंकि ये 4 है ये 3 है, -4 इधर होगा इस तरफ। 4 के इक्वल मैग्नीट्यूड को अगर अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तो उस वेक्टर का नाम -4 हो जाएगा। इधर होगा -4 मीटर/सेकेंड। तो इधर जो डायरेक्शन होगा ये है 3 और -4 का रिजल्टेंट। 3 और -4 का रिजल्टेंट जो 5 आया है वो ये है 5 मीटर/सेकेंड। और इसी 5 मीटर/सेकेंड का डायरेक्शन पूछा गया है। तो देख लेते हैं कि हॉरिजेंटल से कितने एंगल पे आया है। ये थीटा निकाल लेते हैं, इसको अल्फा बोल देते हैं। ये अल्फा निकालना है कि इस 5 मीटर/सेकेंड का डायरेक्शन हॉरिजेंटल से कितने एंगल पे गया। तो ये अल्फा आएगा। वेक्टर में हम लोग पढ़े थे रिजल्टेंट और पहले वेक्टर के बीच का एंगल निकालना। उसका फॉर्मूला था tan अल्फा = b sin थीटा बाई a + b cos थीटा। वही लगाएंगे यहाँ पे। tan अल्फा = b sin थीटा, और इस एंगल के लिए ये होगा पहला वेक्टर a और ये होगा दूसरा वेक्टर b। तो ये है a, ये है b
साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बी है यहाँ पे 3 और थीटा है 90, थीटा है 90, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो साइन 91 बाय ए है 4 प्लस बी कॉस थीटा, और यहाँ पे 90 पुट करेंगे थीटा में तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से टेन अल्फा इक्वल टू 3/4। तो हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में ऐसा ट्रायंगल पढ़े थे, एक ऐसा ट्रायंगल 3, 4, 5 साइड वाला ट्रायंगल। 4 के सामने वाला एंगल 53 डिग्री और 3 के सामने वाला एंगल 37 डिग्री। तो यहाँ से देखिए tan 37 डिग्री का वैल्यू 3/4 आएगा। यहाँ पे tan अल्फा इक्वल टू 3/4 है, यानी कि अल्फा की वैल्यू 37 डिग्री होगा ये। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए पार्टिकल पे बैठ के बी पार्टिकल को देखेंगे तो बी पार्टिकल का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड दिखेगा और इस वेलोसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव हॉरिजेंटल से 37 डिग्री नीचे दिखेगा। नेगेटिव हॉरिजेंटल से 37 डिग्री नीचे दिखेगा, ऐसे, यानी कि ऐसा दिखेगा। अगर इस पार्टिकल पे बैठे हैं तो इस बी पार्टिकल का वेलोसिटी नीचे जाते हुए नहीं दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा इस डायरेक्शन में दिखेगा 5 मीटर पर सेकेंड और इस नेगेटिव हॉरिजेंटल से 37 डिग्री के एंगल पे दिखेगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को एक और कॉन्सेप्ट से सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। ठीक, अभी अभी देखें कि इस क्वेश्चन में ए पार्टिकल पे बैठ के बी पार्टिकल का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड आया और इसका डायरेक्शन नेगेटिव हॉरिजेंटल से 37 डिग्री नीचे गया। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर भी आंसर यही दोनों आना चाहिए। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक से देखिएगा, मान लीजिए कि ये ए पॉइंट या ए पार्टिकल रेस्ट पे है और इसका जो वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी इस बी पार्टिकल को दे देते हैं। पर इसका वेलोसिटी जब इसको देंगे तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा 4 मीटर पर सेकेंड, पर डायरेक्शन उल्टा करके देंगे। ए पार्टिकल में वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, तो ये वेलोसिटी जब इसको देंगे तो इस डायरेक्शन में देंगे, इस डायरेक्शन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इसी मैग्नीट्यूड का वेलोसिटी इसको दे देंगे। तो इसका वेलोसिटी अब हो जाएगा इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। अब इसको यहाँ से मिटा देते हैं, इस पार्टिकल को रेस्ट पे मान लिए हैं, इसमें कोई वेलोसिटी नहीं है। तो इसका वेलोसिटी जब इसको दे दिए हैं तो इस पार्टिकल में 2 वेलोसिटी आ गया। अब एक जो पहले से था ये, और एक ये जो इस पार्टिकल का वेलोसिटी इसको दिए हैं। ठीक, तो अब इन दोनों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिखेगा यहाँ से। अब अगर ए पार्टिकल पे बैठ के बी पार्टिकल को देखेंगे तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट दिखेगा, इन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट दिखेगा यहाँ से। तो इन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट कुछ इधर होगा इस डायरेक्शन में, और ये रिजल्टेंट आएगा √a² यानी कि 16 प्लस b² 9 और प्लस 2ab cos थीटा करेंगे तो थीटा है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो यहाँ पे 90 है, तो cos 90 जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। तो ये आएगा
5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब ये एंगल निकाल लेते हैं, ये एंगल कि बी पार्टिकल नेगेटिव हॉरिजेंटल से कितने एंगल नीचे जाएगा ए के रिस्पेक्ट में। तो इस एंगल को अल्फा मान लेते हैं। तो यहां से tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे इस वेक्टर से रिजल्टेंट का एंगल देख रहे हैं, तो ये वेक्टर ए है, यानी कि यहाँ पे a इक्वल टू 4 है और दूसरा वेक्टर b इक्वल टू 3 है और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो ये अल्फा यहाँ से निकल जाएगा, b की वैल्यू b है 3 साइन थीटा और थीटा है 90, तो साइन 91 बाय a 4 है और प्लस b कॉस थीटा, और थीटा के जगह पे 90 पुट करेंगे तो कॉस 90 0, तो ये टर्म 0 आ जाएगा। तो tan अल्फा इक्वल टू 3/4, तो अभी देखे थे tan अल्फा इक्वल टू 3/4, तो अल्फा इक्वल टू 37 डिग्री। ये तो क्वेश्चन वही है कि ए पार्टिकल पे बैठ के बी पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा और किधर होगा। तो जब ए पार्टिकल को रेस्ट में मान लिए, इसका वेलोसिटी इसको दे दिए अपोजिट डायरेक्शन में, तब भी इस क्वेश्चन का रिजल्ट वही आ रहा है। ए से बी पार्टिकल को देखने पे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है और नेगेटिव हॉरिजेंटल डायरेक्शन से अल्फा डिग्री एंगल यानी कि 37 डिग्री के एंगल पे दिख रहा है। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं और दो पार्टिकल मोशन में है और एक पार्टिकल पे बैठ के दूसरी पार्टिकल को देख रहे हैं, तो वहाँ पर एक काम कीजिएगा, जिस पार्टिकल पे बैठे हैं उस पार्टिकल को रेस्ट में मान लीजिएगा और उस पार्टिकल का वेलोसिटी दूसरे पार्टिकल को अपोजिट डायरेक्शन में दे दीजिएगा और तब क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, तब भी रिजल्ट वही आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा कि एक पार्टिकल को रेस्ट में मान लेते हैं और दूसरी पार्टिकल को उसका वेलोसिटी दे देते हैं, तो रेस्ट के रिस्पेक्ट में दूसरी पार्टिकल का वेलोसिटी भी निकल जाएगा और डायरेक्शन भी निकल जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि एक पार्टिकल ये है ए, इसका वेलोसिटी है अपवर्ड डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और एक पार्टिकल है इस पार्टिकल से 100 मीटर के डिस्टेंस पे, दूसरा पार्टिकल है बी और इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, तो यहां पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड मिनिमम लेंथ बिटवीन ए एंड बी। ए पार्टिकल इधर जाएगा और बी पार्टिकल इधर आएगा, तो ए और बी के बीच का जो ये लेंथ होगा, ये मिनिमम कितना होगा, कम से कम कितना होगा। ठीक, तो यहाँ पे एक पार्टिकल को रेस्ट पे मानने वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको मिटा देते हैं।
मान लीजिए कि ए पार्टिकल रेस्ट पे है, तो ए पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो इसको देना पड़ेगा, और जिस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी है इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको वेलोसिटी देंगे। तो ए पार्टिकल का वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली अपवार्ड, तो इसको दे देंगे 4 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवार्ड, और यहां से इस वेलोसिटी को हटा देंगे। ठीक, तो अब ध्यान से देखिए, ए के रिस्पेक्ट में जो इसका लाइन ऑफ मोशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा। इसी डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करेगा ए के रिस्पेक्ट में। ये एंगल भी निकाल सकते हैं, ये एंगल मान लीजिए अल्फा है, तो ये एंगल आएगा tan अल्फा इक्वल टू इस एंगल के लिए ये ए है और ये बी है, तो बी साइन थीटा, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 है, तो साइन 91, तो बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, तो कॉस 90 भी 0 हो जाएगा, तो ये यही रह जाएगा। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू 53 डिग्री आएगा, क्योंकि tan 53 डिग्री का वैल्यू 4/3 होता है, तो ये एंगल आया 53 डिग्री। ठीक, तो नेगेटिव हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री के एंगल पे लाइन ऑफ मोशन होगा इस बी पार्टिकल का ए के रिस्पेक्ट में। तो इस लाइन पे पार्टिकल मूव कर रहा है बी पार्टिकल, तो ए पार्टिकल से जो इसका मिनिमम लेंथ होगा वो ये होगा, नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम ए ऑन द लाइन ऑफ मोशन, यही लेंथ पूछा गया है, क्योंकि बी पार्टिकल इस लाइन पे मूव कर रहा है, तो कभी यहाँ रहा होगा कभी यहाँ रहा होगा, और ए पार्टिकल से बी पार्टिकल का ये लेंथ इससे ज़्यादा हो जाएगा। सबसे कम लेंथ यही होगा जो इस लाइन ऑफ मोशन पे नॉर्मल होगा इस पॉइंट से, तो ये मिनिमम लेंथ पूछा गया है। ठीक, तो ये मिनिमम लेंथ आएगा, ये है 100 मीटर, ये एंगल है 53 डिग्री, तो इस 100 मीटर का कंपोनेंट इस पे लेंगे तो ये लेंथ आएगा 100 cos 50, और इसी 100 का कंपोनेंट अगर इस पे लेंगे तो ये लेंथ ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो इस 100 को अगर इस पे कंपोनेंट लेंगे तो 100 cos 50, और इस पे कंपोनेंट लेंगे तो 100 sin 50, यानी कि ये लेंथ आएगा, इस लेंथ को L बोल देते हैं, ये L आएगा 100 sin 53 डिग्री, 100 और sin 53 डिग्री की वैल्यू इस ट्रायंगल से मिल जाएगा, ये 4, ये 5, ये 3, और 4 साइड के सामने वाला एंगल 53 डिग्री, तो यहाँ से sin 53 डिग्री की वैल्यू आएगा 4/5, 4/5, तो 5 से ये कट जाएगा 20, तो ये आएगा 20 × 4 80 मीटर, ये लेंथ 80 मीटर आएगा। यही है मिनिमम लेंथ या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे एक पार्टिकल को रेस्ट पे मानने वाला कॉन्सेप्ट यूजफुल है, और ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अगर इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाए तो क्वेश्चन आसान लगने लगता है। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझिए, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इसका बहुत यूज आएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो आइए अब ट्रेन और स्टेशन वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं।
ऐसा क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि ट्रेन का लेंथ L1 है, स्टेशन का लेंथ L2 है और ट्रेन v वेलोसिटी से जा रहा है, तो कितने देर में स्टेशन को क्रॉस कर जाएगा। या फिर कोई और ट्रेन आ रहा है सामने से, तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने देर में क्रॉस कर जाएगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो उसका थ्योरी देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक ट्रैक है और ये रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे स्टेशन का लेंथ मान लेते हैं L2 है और यहाँ एक ट्रेन है, ये इस ट्रेन का लेंथ मान लेते हैं L1 है और ट्रेन v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये ट्रेन इस स्टेशन को कितने देर में क्रॉस कर जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कि ट्रेन को इस स्टेशन को क्रॉस करने में कितना लेंथ आगे जाना पड़ेगा, कितना दूर चलना पड़ेगा। तो एक चीज़ ध्यान से देखिए, क्रॉसिंग यहाँ से स्टार्ट है। ट्रेन जब यहाँ आ जाएगा, यहाँ मान लीजिए कि ये L1 ट्रेन का लेंथ ग्रेटर है स्टेशन के लेंथ से। ट्रेन जब यहाँ आ जाएगा तो ट्रेन जितने लेंथ का था उतना लेंथ चल लिया यहाँ के बाद, लेकिन क्या ये स्टेशन को क्रॉस किया? स्टेशन को क्रॉस नहीं किया है ना। स्टेशन को क्रॉस करने के लिए अभी ट्रेन को इतना लेंथ और चलना पड़ेगा, तब ट्रेन का ये बैक वाला पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा और ट्रेन आगे चला जाएगा। तो इस ट्रेन को स्टेशन क्रॉस करने के लिए कितना चलना पड़ा? ट्रेन का जितना लेंथ है वो प्लस फिर स्टेशन का जितना लेंथ है वो, इन ट्रेन और स्टेशन के दोनों के लेंथ को ऐड करेंगे तो जो आएगा उतना चलना पड़ता है ट्रेन को स्टेशन क्रॉस करने के लिए। ठीक, और ट्रेन का वेलोसिटी है v, तो यहाँ पे स्टेशन क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा वो टाइम आएगा क्रॉसिंग टाइम। क्रॉसिंग टाइम होगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना चलना पड़ रहा है? ट्रेन का लेंथ प्लस स्टेशन का लेंथ, इतना डिस्टेंस चलना पड़ रहा है और ट्रेन का वेलोसिटी है v, तो ये आएगा क्रॉसिंग टाइम। ठीक, यहाँ पे स्टेशन के बदले में कुछ भी हो सकता है। ट्रेन जा रहा है, अभी स्टेशन को क्रॉस किया है, स्टेशन के बदले में एक आदमी को वहाँ पे खड़ा करके पूछ देगा कि इस आदमी को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो फिर उस आदमी में लेंथ नहीं है तो ये L2 जीरो हो जाएगा वहाँ पे। तो ट्रेन का लेंथ बाय ट्रेन का स्पीड, ये आएगा क्रॉसिंग टाइम। और कभी ऐसा भी आ सकता है कि इस ट्रेन के सामने से एक और ट्रेन आ रहा है तो क्रॉस होने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी के जगह पे दोनों ट्रेन के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी ले लेंगे और ऊपर में दोनों ट्रेन का लेंथ आ जाएगा। ऐसा अगर ऐसा आ गया कि एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये है और इसका लेंथ है L1, इसका लेंथ है L2, इसका वेलोसिटी है v1 और इसका वेलोसिटी है v2। अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्रॉसिंग टाइम कितना होगा? यहाँ पे क्रॉसिंग टाइम आएगा दोनों ट्रेन का लेंथ L1 प्लस L2 और डिवाइडेड बाय ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है यहाँ पे, क्योंकि स्टेशन मूव नहीं कर रहा है और यहाँ पे दोनों ट्रेन मूव कर रहा है। यहाँ पे ये ट्रेन भी मूव कर रहा है, ये ट्रेन भी मूव कर रहा है, तो नीचे में आएगा रिलेटिव वेलोसिटी।
रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब एक ट्रेन पे बैठ के दूसरी ट्रेन का जो वेलोसिटी होगा वो है ये, यानी कि एक दूसरे ट्रेन के रिस्पेक्ट में एक दूसरे ट्रेन का वेलोसिटी। तो किसी एक ट्रेन पे बैठ के दूसरी ट्रेन का वेलोसिटी देख लेंगे, वही है ये रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक, तो अब आइए इस पे 3 क्वेश्चन ले लेते हैं, स्टेशन क्रॉसिंग वाला, या फिर किसी पॉइंट क्रॉसिंग वाला, और फिर 2 ट्रेन क्रॉसिंग वाला। तो कॉन्सेप्ट में पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। तो ठीक से देखिए, ट्रेन और स्टेशन वाला 3 टाइप का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन है 100 मीटर के लेंथ का, 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो 80 मीटर के रेलवे स्टेशन को कितने टाइम में क्रॉस कर जाएगा? तो क्रॉसिंग टाइम अभी अभी देखे थे हम लोग, ये आएगा क्रॉसिंग टाइम इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 100 मीटर प्लस लेंथ ऑफ स्टेशन 80 मीटर बाय वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी नहीं आएगा क्योंकि ये स्टेशन मूव नहीं कर रहा है, ओनली वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 20। तो ये आएगा 180 बाई 20, तो 0 से 0, 2 से ये कट जाएगा 9, तो टाइम आएगा 9 सेकेंड। यानी कि इस डाटा के अकॉर्डिंग 9 सेकेंड में ये ट्रेन इस स्टेशन को क्रॉस कर जाएगा। ठीक, और यहाँ भी क्रॉसिंग टाइम पूछा गया है, लेकिन एक आदमी खड़ा है ग्राउंड पे, इस आदमी को क्रॉस करने में ये ट्रेन कितना टाइम लगाएगा? ट्रेन का लेंथ है 100 मीटर और वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे इस आदमी में तो कोई लेंथ नहीं है, तो यहाँ ऊपर ओनली ट्रेन का लेंथ आएगा। क्रॉसिंग टाइम इक्वल टू ट्रेन का लेंथ 100 मीटर बाय ट्रेन का वेलोसिटी 20 मीटर। यहाँ पे ये आदमी भी रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा है, तो ये आएगा 0 से 0 कट जाएगा और ये 2 से 5, तो टाइम आएगा 5 सेकेंड। यानी कि इस डाटा के अकॉर्डिंग ये ट्रेन 5 सेकेंड में इस आदमी को क्रॉस कर जाएगा। ठीक, और यहाँ पे क्वेश्चन है 2 ट्रेन है, एक का लेंथ 100 मीटर और एक का लेंथ 80 मीटर। इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन और इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इन सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये ट्रेन इस ट्रेन को ओवरटेक कर लेगा क्योंकि इस ट्रेन का वेलोसिटी ज़्यादा है और इस ट्रेन का वेलोसिटी कम है इससे। तो ये ट्रेन इसको कितने टाइम में क्रॉस कर लेगा या फिर कितने टाइम में ओवरटेक कर लेगा, ये टाइम पूछा गया है। तो फिर से क्रॉसिंग टाइम, तो लेंथ कितना क्रॉस करना पड़ेगा ट्रेन को? तो दोनों ट्रेन के लेंथ के एडिशन के बराबर का लेंथ ट्रैवल करना पड़ेगा। लेंथ ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे क्रॉसिंग टाइम आएगा, लेंथ एक का है 100 और एक का है 80 बाय, यहाँ पे ये ट्रेन भी मूव कर रहा है, यहाँ पे स्टेशन मूव नहीं कर रहा था लेकिन यहाँ पे ये ट्रेन भी मूव कर रहा है, तो नीचे में यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब इस ट्रेन को ए मान लेते हैं, इस ट्रेन को बी मान लेते हैं, तो ए के रिस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी ये रखेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी या फिर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो कोई एक बता देंगे, अगर वेलोसिटी ऑफ
बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लिखेंगे तो ये आएगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ बी है 10 माइनस वेलोसिटी ऑफ ए 20 और ये दोनों वेक्टर है, सेम डायरेक्शन में है तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन सिंपल तरीका से हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में है इसलिए। तो ये आएगा 10 माइनस 20 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे नेगेटिव साइन बता रहा है डायरेक्शन को। नेगेटिव का मतलब ये डायरेक्शन, क्योंकि दोनों ट्रेन का वेलोसिटी उस डायरेक्शन में था, उसको पॉजिटिव लिए हैं और ये नेगेटिव में आ गया। इसका मतलब 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी होगा इस बी ट्रेन का ए के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में, यानी कि बी ट्रेन ए के तरफ ही आएगा 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से। ठीक, तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी में ये साइन नहीं रखेंगे, बस ये मैग्नीट्यूड रख देंगे यहाँ पे। तो क्रॉसिंग टाइम आएगा, ये क्रॉसिंग टाइम 100 प्लस 80 180 बाय ये रिलेटिव वेलोसिटी 10, तो 0 से 0 कट होगा और टाइम आएगा 18 सेकेंड। यानी कि इस डाटा के अकॉर्डिंग 18 सेकेंड में ये ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा। ठीक, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। मान लीजिए कि इस बी ट्रेन का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में नहीं है, इस डायरेक्शन में है 10 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी को हटा देते हैं यहां से। तो अब इस दोनों ट्रेन का वेलोसिटी ऐसा हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्रैक्टिकली लग रहा है कि ये दोनों ट्रेन बहुत कम टाइम में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा। तो देखते हैं फॉर्मूला से क्या होता है। तो फॉर्मूला तो यही है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो रिलेटिव वेलोसिटी इसी से निकालेंगे। वेलोसिटी ऑफ बी 10 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर है, तो पहले इस डायरेक्शन में 10 था, अब इस डायरेक्शन में 10 हो गया है। तो b के वेलोसिटी के पीछे नेगेटिव साइन लगा देंगे, क्योंकि b के वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ है, पलटी मारा है और वेक्टर है तो साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो इस 10 के पीछे नेगेटिव साइन लगाएंगे। बाकी इस a ट्रेन का वेलोसिटी पहले के जैसा ही है 20, तो अब ये आ जाएगा -10 माइनस 20 माइनस 30 मीटर पर सेकेंड। यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए ये 30 मीटर पर सेकेंड आया, डायरेक्शन अपोजिट हो जाने से। तो अब क्रॉसिंग टाइम आएगा, अब क्रॉसिंग टाइम होगा। ये लेंथ तो ऐसा ही रहेगा, दोनों ट्रेन के लेंथ का एडिशन 100 प्लस 80 180 डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी, जो अब की बार 30 है। नेगेटिव साइन नहीं लेंगे यहाँ पे, ओनली 30। ये तो यहाँ 0 से 0 कटेगा और 3 से ये 18 भी कटेगा, 6। तो क्रॉसिंग टाइम आया 6 सेकेंड। ये तो यहाँ से देखिए, जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रहा था 10 से और 20 से, तो क्रॉस होने में 18 सेकेंड का समय लगता है। लेकिन यही दोनों ट्रेन जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है उसी वेलोसिटी से, तो दोनों ट्रेन को क्रॉस होने में पहले के रिस्पेक्ट में बहुत कम टाइम लग रहा है, 6 सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी चेंज हो जाता है ट्रेन के वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने से। तो यहाँ से एक चीज़ और सीखने को मिला कि दो पार्टिकल का वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी उन दोनों वेलोसिटी का सब्ट्रैक्शन आएगा
और दो पार्टिकल का वेलोसिटी अगर अपोजिट डायरेक्शन में है ऐसा, तो ऐसी स्थिति में रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों वेलोसिटी का समेशन आएगा, एडिशन आएगा। इस पॉइंट को लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक पार्टिकल है A और एक पार्टिकल है ये B, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है VA वेलोसिटी से, और ये पार्टिकल भी इस डायरेक्शन में जा रहा है VB वेलोसिटी से। तो दोनों पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, ये आएगा VB माइनस VA का मॉड। मॉड का मतलब होता है कि ये अगर नेगेटिव में भी आए तो उसको पॉजिटिव में ही कंसीडर करिएगा। और यहीं पे अगर इस पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर चेंज कर दें इधर, यानी कि दोनों पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर अपोजिट हो गया, तो रिलेटिव वेलोसिटी आएगा VB प्लस VA, इसका मॉड। ये तो ये चीज यहां से सीखने को मिला। जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में था तो रिलेटिव वेलोसिटी 10 माइनस 10 आया था, और दोनों ट्रेन जब अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो रिलेटिव वेलोसिटी 20 प्लस 10 30 आया। नेगेटिव साइन बता रहा है कि ए के रिस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, ये नेगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव में ही इसको यहाँ पे पुट करना है, तो क्रॉसिंग टाइम आएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग रिलेटिव मोशन का इंट्रोडक्शन देखें कि किस तरह के मोशन को रिलेटिव मोशन बोला जाता है, और कुछ रिलेटिव मोशन का थ्योरी भी छोटा सा पढ़े, कुछ फॉर्मूला भी देखे, कुछ क्वेश्चन भी किए। अगले लेक्चर में हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम पढ़ेंगे, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम भी उसी टॉपिक के अंदर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।